एक 4 साल की बच्ची अपने पिता के पास आती है। आंखों में आंसू होते हैं और अपने पिता से कहती है कि बाबा, मुझे आप मार दोगे ना तो मैं आपका ये एहसान मरने के बाद भी नहीं भूलूंगी। जब मैं अगले जन्म में लड़का बनकर पैदा होंगी ना तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं पहले लड़का थी और अब मैं लड़की बन चुकी हूँ और मुझे ये लड़की वाला जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। बाबा, अगर आप मुझे मार दोगे तो आपका बहुत एहसान होगा। एक पिता हैरान हो जाता है कि आखिरकार मेरी परवरिश में क्या कमी रह रही है जो 4 साल की बच्ची इस तरह की बातें कर रही है। वो पिता अपनी आंखों में आंसू भरता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, क्या हुआ मेरी लाडो को। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि बाबा, एक सैनिक का ना बहुत बड़ा काम होता है। जब देशों में लड़ाई होती है या विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं बनती हैं तो सबसे ज़्यादा सेना का नुकसान होता है। जब ये बात पिता सुनता है और 4 साल की बेटी के मुंह से विश्व युद्ध जैसी बातें सुनता है तो पिता थोड़ा सा घबराया हुआ हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहां बच्चे आम शब्द बोलने से लड़खड़ाते हैं, वहां मेरी बेटी विश्व युद्ध का नाम ले रही है। पिता जब अपनी बेटी से बातें पूछता है ना तो वो बेटी ऐसी ऐसी बातें पिता के सामने रखती है। वो विश्व युद्ध की जानकारी अपने पिता को देती है, कैसे सेना लड़ती है इसकी भी जानकारी देती है और सेना को क्या करना चाहिए इसकी भी जानकारी देती है। और उसके जन्म से पहले जो युद्ध हुआ था या उसके जन्म से पहले यानी 10 साल पहले जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी जानकारी उस मासूम सी बच्ची को किसने दी और कैसे दी और इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकती है। अब यहाँ पर वो इस बात को लेकर अपने आप को मारना चाहती है कि मैं लड़का बनकर रहना चाहती हूँ, मुझे लड़कियों का शरीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही शर्त अपने पिता से रखती है कि अगर आप मुझे इस दुनिया से दूर भेजोगे ना तो अगली बार मैं लड़का बनकर पैदा होंगी और आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब उन लोगों के मुंह पर फिर वही ताला लगता है जो लोग कहते हैं, मैं आपसे कहूँ कि आप किसी भी देश में हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको जन्म तो लेना ही है। विश्व युद्ध हम बहुत जल्दी बोल देते हैं अपनी जुबान से, लेकिन इसकी जो तबाही होती है, इसका जो विनाश होता है ना, वो उन लोगों से पूछिए जिनके साथ होता है। एक विश्व युद्ध की घटना में किसी के साथ कुछ घटता है और वो जन्म लेता है और वो बहुत सारी बातें रखता है। कौन थी ये लड़की, कौन सी सेना में भर्ती थी, कौन सी देश की थी, जब आपको बताऊंगी तो बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। आपको दूसरा विश्व युद्ध तो याद है, यानी पढ़ा होगा, देखने की बात नहीं की जा रही है, सुना होगा, देखा होगा। जापान के ऊपर भी काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 गुटों में देश बंट चुके थे। यहाँ पर बात हो रही है 1942 में, जब जापान का कब्जा वर्मा देश पर हो जाता है। जगह जगह जापान के जो सैनिक थे उनके जगह जगह मुख्यालय होते हैं। तो यहाँ पर वर्मा देश के रंगूर शहर के पास एक नाथुल गांव होता है जिसमें जापानी सेना का एक मुख्यालय होता है। दोस्तों, इस मुख्यालय में जापानी सैनिक रहते हैं और पूरी तरह से वर्मा देश पर जापान का कब्जा हो चुका था। देश 2 गुटों में बंट चुके थे, यही सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर जो मुख्यालय होता है इस गांव में ही होता है, नाथुल गांव में। तो उसमें एक जापानी सैनिक रहता है। जापानी सैनिक जब वर्मा देश में रहता है यानी इस गांव में रहता है तो उसे इस गांव की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। ये जापानी सैनिक बहुत भारी भरकम था, एक हाफ पैंट पहनता था यानी जो घुटनों तक का होता है, एक बेल्ट लगाया करता था और ऊपर कुछ भी कपड़े नहीं पहनता है। और यहाँ पर ये जो भारी भरकम जापानी सैनिक है ये खाना बनाने का काम करता है इस मुख्यालय में। दोस्तों, यहाँ पर ये बार बार जब वहाँ के लोगों से, क्योंकि जब कब्जा हुआ था, जब हालात और होते हैं लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ बदलने लगती हैं। अब इसी गांव में एक परिवार होता है और परिवार में युआए मान नाम का एक व्यक्ति रहता है। युआए मान और तावाए इनकी पत्नी होती है, तावाए, और ये दोनों पति पत्नी और इनकी 3 बेटियां होती हैं।
अब यहाँ पर दिन के वक्त कैसा माहौल था, क्योंकि कई देश एक तरफ हो चुके थे। यहाँ पर अमेरिका और चीन और ब्रिटेन, यानी ये सब देश एक तरफ हो चुके थे और ये यहाँ पर जो वर्मा देश है इसकी भी मदद की जाती है, यानी ये जापान के खिलाफ होते हैं और मदद के लिए अपनी सेना भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन देशों की सेना थी दिन के वक्त गश्त लगाया करती थी, यानी जापान के सैनिक जहाँ पर भी देखा करते थे उन्हें दिन के वक्त गोलियों से मार दिया करते थे। यहाँ पर हवा में तैरते हुए विमान जापानी सैनिकों को वर्मा जैसे जगह जगह पर ढूंढते रहते हैं और विश्व युद्ध चल रहा था तो वहाँ पर गैल इनको तुरंत ही मार दिया जाता था। दोस्तों यहाँ पर जो मुख्यालय होता है, अब यहाँ पर यूआई का जो परिवार होता है क्या करते हैं गांव के लोग, क्योंकि दिन के वक्त ये सब कुछ चलता था, हर जगह कहीं पर गोलियां चल रही हैं, तो दिन के वक्त जो गांव के लोग होते हैं वो जंगल में चले जाया करते थे। यूआई भी खाना बनाने का बहुत शौकीन था और जो जापानी सैनिक था जो भारी भरकम था वो भी खाना बनाने का बहुत शौकीन था। तो इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि यूआई कुछ बनाता है तो वो जापानी सैनिक को खिलाता है और जापानी सैनिक अगर कुछ बनाता है तो वो यूआई को खिलाता है और दोनों में बातें होती हैं कि तुम्हारा खाना बहुत तीखा है और यहाँ पर जो जापानी सैनिक है वो कहता है कि हमारा खाना बहुत लजीज और बहुत अच्छा है। इस तरह की बात होती है। तभी यहाँ पर वक्त आता है, धीरे धीरे वक्त निकलता है, 3-4 साल निकल जाते हैं। यहाँ पर 1945 में इसी तरह से संघर्ष चल रहा था, सेना को मारा जा रहा था, कहीं पर कुछ चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था भाई हर जगह और बहुत भारी नुकसान हो रहा था। भारत की तो मर्जी किसी ने भी पूछी नहीं, क्योंकि भारत उस वक्त गुलाम था, उसे तो जबरदस्ती इस विश्व युद्ध में घुसेड़ दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर 1945 की बात होती है। 1945 को करीबन दोपहर का वक्त होता है, यूआई कहीं निकल रहा था, तभी वो जापानी सैनिक यूआई को मिलता है और वो जापानी सैनिक कहता है कि आज मैं कुछ खास बनाने जा रहा हूँ, शाम के वक्त मेरे पास आना पहले जंगल से निकलकर और मैं तुम्हें आज बहुत अच्छा खाना खिलाने वाला हूँ, बहुत स्वादिष्ट खाना है। यूआई जंगल में चला जाता है। दोस्तों शाम हो जाती है, शाम के वक्त जैसे ही यूआई आता है तो वहाँ पर वो जापानी सैनिक नहीं मिलता है। जापानी सैनिक नहीं मिलता है तो यूआई समझता है कि शायद इधर उधर गया होगा या कुछ कर रहा होगा। इसके बाद यूआई अपने जीवन के काम में लग जाता है। लेकिन तभी मई में पता चलता है 1945 में कि भाई ये युद्ध समाप्त हो रहा है। जापानी जितनी भी सेना है वर्मा देश के अंदर वो सभी अपने ठिकानों से उठकर अपने देश जा रही है। उस वक्त जो हुआ था सब कुछ आपको पता होगा। दोस्तों ये सेना जब वहाँ से जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूआई उस व्यक्ति को भूल चुका था जो शायद आपस में एक दूसरे को बात करते, क्योंकि यूआई ने उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन उसे वो नहीं मिलता है तो वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है। दूसरी तरफ देश से वो ठिकाने उठ रहे थे जिनकी वजह से शायद रहना खाना पीना सब कुछ बेकार हो चुका था। शायद अब एक दिशा बढ़ने वाली थी, नया एक कहते हैं कि एक नया पहलू चलने वाला था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त बीत जाता है। यहाँ पर 1953 आ जाता है। 1953 में करीबन इन बातों को काफ़ी वक्त बीत जाता है, यानी 6 से 7, 8, 9 साल बीत जाते हैं। जब ये वक्त बीतता है तो यहाँ पर यूआई की जो पत्नी होती है तावाई, वो गर्भवती होती है, यानी चौथी बार। 3 बच्चियाँ पहले थी, बीच में जो युद्ध चल रहा था उस वक्त उन्होंने कोई बच्चा नहीं किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ताई यानी गर्भवती हो जाती है। जब ताई गर्भवती होती है तो करीबन 5 या 6 महीना उसे चल रहा था तो वो सोती है और सोते हुए एकदम बहुत डरावनी हालत में उठती है, मानो उसे कोई बहुत डरावना सपना दिखाई दे रहा हो। तभी यहाँ पर वो अपने पति यूआई से कहती है कि पता नहीं, मुझे तो एक जापानी सैनिक सपने में दिखाई दे रहा है और वो मेरे पीछे भाग रहा है। तभी यहाँ पर पति हंसने लगता है कि पुरानी बातों को याद कर रही हो, उन बातों को तो काफ़ी वक्त बीत चुका है। वो कहती है कि वक्त कितना भी बीत जाए
लेकिन वो यादें दिमाग से मिटती नहीं है, हमने जो कुछ सहा है। पति ने कहा कि शायद तुम्हारे दिमाग में वो यादें हैं, तभी तुम्हें ये सपना आ रहा है। दूसरे दिन वो महिला सोती है, दूसरे दिन भी उसे यही सपना आता है। एक जापानी सैनिक जो हाफ पैंट में उस महिला के पीछे भाग रहा है, उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। दोस्तों, आज भी यहाँ पर तावाए डर कर उठती है। तावाए फिर अपने इस सपने को पति को बताती है। पति कहता है कि तुम शायद ज़्यादा ही इस बात के बारे में सोच रही हो। लेकिन तीसरे दिन जब इस महिला को ये सपना आता है तो इस बार ये इस व्यक्ति से बात करती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूँ। तभी ये महिला समझ जाती है कि ये तो वही व्यक्ति है जो इसके पति को खाना खिलाया करता था, यानी जापानी जो सैनिक यहाँ पर मुख्यालय में खाना बनाने का काम करता है। वो कहती है कि अब की बार मैंने उस व्यक्ति को पहचान लिया, वो तो वही व्यक्ति है। तो पति हंसते हुए कहता है कि वो कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ से जा चुके हैं और उसे तो बड़ी लालसा थी। उसके 5 बच्चे थे जापान में, वो अपने बच्चों को बहुत याद करता था और उसे ये गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो हमारे गांव में गर्मी पड़ती है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि आप मानो या ना मानो, मुझे तो वही दिखाई दिया। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है, 9 माह पूरे हो जाते हैं और तावाए एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। जब उस बेटी को देखते हैं तो उस बेटी का जो निजी अंग होता है, यानी उस जगह बहुत ही एक गहरा घाव और निशान था और वहाँ पर ऐसा निशान था कि किसी चीज़ से वार किया गया हो। ये सब कुछ देखकर माँ डर जाती है, लेकिन उस वक्त कहा जाता है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगती है। उस लड़की का जन्म 26 दिसंबर 1953 में हुआ था। 1953 में जब उस लड़की का जन्म होता है तो उस लड़की का नाम तिन आन मियो रखा जाता है। तिन आन मियो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है या 2 या 3 साल की होती है, उसी वक्त से वो लड़की अपने आप से ही नाखुश रहने लगी थी। वो जब भी अपने आप को बिना कपड़ों के देखा करती तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे तो लड़का बनना है, मुझे लड़का बनना है। हमेशा अब वो मांग करने लगी थी। जब बोलने लगती है यहाँ पर तिन आमियो, यानी वो कहती है जो तिन होती है तिन आनमियो, कि मुझे लड़कों के कपड़े पहनने हैं। उसे लड़कों के कपड़े पहनाए जाते हैं और वो लड़के के कपड़े पहनकर बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन जब वो धीरे धीरे और भी बड़ी होती है तो ये समस्या घटने का नाम नहीं लेती है वो लड़की, क्योंकि वो लड़की हमेशा ये कहा करती थी कि मुझे ये खाना, मुझे ये घर, मुझे ये परिवार बिल्कुल भी अब पसंद नहीं है। मुझे यहाँ पर गर्मी लगती है, मुझे ठंडक में जाना है। तिनान जो होती है वो जब बड़ी होती है तो बड़े होने के साथ साथ ये समस्याएं घटने का नाम नहीं लेती हैं और बढ़ने का नाम लेती हैं। इतनी ज़्यादा ये समस्याएं बढ़ जाती हैं कि बड़ी होकर ये लड़की जब करीबन 7-8 साल की हो जाती है, इससे पहले से ही 4 साल की उम्र में, जो मैंने शुरुआत में बताया, ये अपने पिता से मृत्यु मांगती है और अब ये 5 साल की उम्र में अपने पिता से कहती है कि मैं तो जापानी सैनिक हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहा करता था, मैंने तुम्हें खाने के लिए कई बार कहा। एक पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सैनिक जिसके साथ वो पिता खाना खाया करता था और वो पत्नी का सपना, ये सब कुछ मिला जुला कैसे हो सकता है? इतना मिला जुला? क्या सच में ही वो मर चुका था? अब यहाँ पर एक पिता अपनी बेटी से, तिनान से पूछता है, तिनान तुम सही से बताओ बात क्या है? तो यहाँ पर वो रोते हुए कहती है कि हमारा तो जाने का वक्त था। मैंने उस दिन तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मैं खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए जाता हूँ, तभी यहाँ पर ब्रिटिश के कुछ हवाई विमान आते हैं जो हथियारों के साथ लैस होते हैं। मैं भागने की कोशिश करता हूँ अपने ठिकाने पर, मुख्यालय पर, लेकिन भागा नहीं जाता। वो लोग मुझे इस तरह से ऊपर से शूट करते हैं कि वो गोली टेढ़ी होकर उसका जो निजी अंग होता है वो अंग शरीर से दूर हो जाता है और मुझे वो गोली लगती है और मैं वहीं पर मर जाता हूँ। तभी ये 5 साल की तिनान कहती है कि तभी तो मैं अब की बार लड़की बनी हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा जो निजी अंग है वो गोली से हट गया था मेरे शरीर से, इसका ये कहना होता है।
पिता हैरान हो जाता है। अब ये पिता सच तक जाना चाहता है। अब पिता उस सैनिक की जांच पड़ताल करता है। जब उस सैनिक की या मोटे सैनिक की जो खाना बनाता था उसकी जब जांच पड़ताल की जाती है तो जिस तरह से 4 से 5 साल की बेटी ने कहा था कि मुझे इस तरह से मारा जाता है, उसकी पूरी कहानी बिल्कुल सत्य निकलती है। यानी जो जापानी सैनिक था उसे इसी तरह ब्रिटिश के जो विमान है उसने शूट किया था ऊपर से। अब आप सोच कर देखिए, एक पिता यकीन करने को तैयार नहीं, लेकिन तिनान जो होती है, तिनान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है कि मैं लड़की हूँ। वो अपने आप से बार बार कहती है कि मैं लड़का हूँ, मुझे जापान जाना है, मुझे अपने 5 बच्चों के पास जाना है, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। ये विश्व युद्ध बहुत बुरी चीज़ होती है, सैनिकों के साथ बहुत बुरा होता है, किसी के अंदर हमदर्दी नहीं होती है, किसी के अंदर रहम नहीं होता है। तिनान इसी तरह की बातें करती है। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप बड़े दुखी होते हैं। उसे स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल भी वो इस वजह से पढ़ाई को ठोकर मारती है कि वहाँ पर उससे कहा जाता है कि तुम्हें लड़कियों वाले कपड़े पहनने होंगे। तो वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, मैं लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनूंगी। उस लड़की ने इस वजह से अपने स्कूली पढ़ाई को ठोकर मार दी थी। उसने कहा था कि मर्द बनकर जीऊंगी, मुझे ये महिलाओं वाले अंग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। एक लुंगी और चौकोल जो कढ़ावत होती है उसकी एक लुंगी पहनती है, शर्ट डालती है और अपने आप को लड़का बनाकर रखती है। जब उसकी कहानी इधर उधर फैलती है इलाके में तो लोग उसकी कहानी में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो जापानी सैनिक हैं उनसे नफरत करते थे। अब वही जापानी सैनिक यहाँ पर जन्म लेकर इस जगह का वासी बन चुका था। अब आप सोचिए मैं बात कहाँ कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन वो बार बार कहती है कि मुझे मर्द बनकर रहना है, मुझे सेना में जाना है। दोस्तों, कुछ पढ़ाई भी करती है, कुछ स्कूल पढ़ाते हैं उसको। पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जब आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी घटनाओं पर रिसर्च किया करते थे, जब वो आकर उनसे पूछताछ करते हैं तो एक झोपड़ी में बैठी हुई 9 साल की बच्ची आंखों में आंसू भर लाती है और कहती है कि अगर आप मुझे मारोगे ना तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी और कोई भी आपके ऊपर केस नहीं लगेगा। बस एक मेरी शर्त है, अगर आप मुझे मार दोगे तो अगला जन्म लड़के का ही होना चाहिए। 4 साल की उम्र में यही बात अपने पिता से कही थी और अब 9 साल की उम्र में एक रिसर्च करता, यानी जो बहुत बड़े रिसर्च करता थे डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, उनसे कहती है कि अगर आप मुझे मार दोगे ना तो मेरा अगला जन्म लड़के के रूप में होना चाहिए और वो भी जापान में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेरा परिवार है। दोस्तों, करीबन 15 साल तक ये जो तिनान होती है, तिनान यही जिद रखती है कि मुझे लड़का बनना है और मुझे जापान जाना है। लेकिन जैसे जैसे तिनान की 19 साल उम्र होती है, 19 साल की उम्र में तिनान धीरे धीरे पूरी यादों को गंवाने लगती है। लेकिन तिनान अब भी एक लड़की गर्लफ्रेंड रखती है। यहाँ पर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जब 19 साल की उम्र में तिनान से दोबारा पूछताछ करते हैं तो वो कहती है कि मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मेरी एक साथी है जो लड़की है जिससे मैं रिश्ते में हूँ, यानी उसने इस बात को स्वीकार किया और वो मेरे साथ बहुत खुश है और मैं एक मर्द हूँ और मर्द हमेशा मर्द ही रहता है। वो अपने दिमाग से समझौता नहीं कर पा रही थी, अपने शरीर से समझौता नहीं कर पाती है। दोस्तों, हैरानी की बात है, तिनान आज भी जीवित है। उसे आज भी उसे अपनी कहानी तो पता है कि मेरी कहानी ये है, लेकिन याददाश्तें मिटने लगी हैं। वो आज भी एक महिला के साथ रहती हैं। कहती हैं कि यहाँ पर जब इयान स्टीवेंसन को वो सारी जांच पड़ताल देती हैं या सारी कहानी सुनाती हैं तो वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा जीवन है। उसके बाद उसके माँ बाप शादी का दबाव बनाना छोड़ देते हैं। स्कूल वाले कपड़ों के ऊपर ऑब्जेक्ट करना या कपड़ों के ऊपर एक टिप्पणी करना बंद कर देते हैं। और तीसरी बात यहाँ
यहाँ पर कि उसने जीवन भर शादी नहीं करी, वो एक रिश्ते में लड़की के साथ रहती है और अपना जीवन अच्छे से बिताती है। यहाँ पर उसकी एक बड़ी बहन जो एक ठंडे इलाके में रहती है, तो वो अपनी जापान की उस रहने वाली भूख को या गर्मी को मिटाने के लिए वो कुछ दिन के लिए अपनी बहन के पास भी रहा करती है। दोस्तों, जब ये जापानी सैनिक था, यहाँ पर जापानी सैनिक नाथुल गांव में मुख्यालय में रहा करता था, तो अक्सर युआए मान से कहा करता था कि यहाँ पर ना बहुत बुरा माहौल है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, हमारे जापान में इतनी गर्मी नहीं है, मैं तो वहाँ पर रहूँगा, ये करूँगा। हमेशा से उसकी इच्छा रही थी, लेकिन वो यहीं पर उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन उनसे कहते हैं कि तुम्हारी लड़की बनने की वजह क्या है, तुम इस जन्म में लड़की बने हो, क्या तुम कोई अंदाजे से कोई बात बता सकते हो? तो यहाँ पर तिनान कहती है कि लड़की बनने की पहली वजह तो है कि जो मुझे गोली लगी और मेरे शरीर का जो निजी अंग है या प्राइवेट पार्ट है वो शरीर से अलग हो जाता है। पहली वजह वो ये बताती हैं। फिर कुछ दिन बाद उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि जब हमने जापानी सैनिक जब हम यहाँ पर रहा करते थे, यानी जो गांव है नाथुल गांव है, तो मैंने शायद कुछ लड़कियों के साथ गलत किया था, तभी मुझे उनके श्राप से यहाँ पर, मतलब उसकी कुछ ऐसी सोच होती है, ये जन्म मिला है। वो इस बात को भी रखती है। दोस्तों, यहाँ पर तीसरी वजह वो रखती है कि शायद मेरे मन में कभी रहा होगा कि मैं लड़की बनना चाहती हूँ, तो शायद इसी वजह से मैं लड़की बनी हूँ, क्योंकि वो अपने दिमाग से लड़ नहीं पा रही थी। उसने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि वो एक लड़की है। जब उसकी पहला यानी पीरियड आता है तो वो बहुत ही रोती है। करीबन 16 साल में उसका पहला पीरियड आया था, हालांकि अब 13वीं साल में चलते ही बेटियों को आ जाता है, लेकिन उसका 16 साल की उम्र में आया था। और जो उसके प्राइवेट पार्ट पर जो निशान था वो भी बहुत सारी चीज़ों की गवाही देता है। कमर से लगा हुआ जो गोली उसे लगती है आसमान से, वो कमर से निकलती है, तो वो निशान भी उसकी कमर पर था। तो दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? इस घटना से सीख मिलती है कि आप कहीं पर भी रह रहे हैं, कहीं पर भी इस पृथ्वी पर आपका पुनर्जन्म होना ही होना है, चाहे आप मानो या ना मानो। ये आपके ऊपर आधारित होता है। लेकिन भैया, सृष्टि अपना काम करेगी और वो अपने हिसाब से चलेगी, हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपके ना कहने से चीज़ें ना नहीं हो जाएंगी, आपके हाँ कहने से चीज़ें हाँ नहीं हो जाएंगी। आप एक कठपुतली हैं, यहाँ पर अपना कर्म निभाने आए हो, उसको बेहतर तरीके से निभाओ ताकि आने वाला कल आपका अच्छा हो। आत्मा पहले ही चुन लेती है, क्योंकि सपने में आया था ये जापानी सैनिक उस महिला के। अब सोचिए, सपने भी कहीं ना कहीं सत्य होते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। आज नाम नहीं ले सकती, वीडियो काफ़ी बड़ी है, नाम लिए तो और भी बड़ी हो जाएगी। और मेरे प्यारे परिवार, आपकी होली कैसी रही? सभी अपनी अपनी जगह से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर भेजना कि आपकी होली कैसी बनी। एक और बात आपको बताऊं, होली में बहुत ही ज़्यादा हुड़दंग होता है। लोग अपने त्योहार को अपने हाथों से बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है शराब का सेवन, नशा करना। नशा से दूर रहिए, अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखिए। और सभी को अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।